नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिन किसी स्टूडेंट का अभी तक आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम बाकी है, जो 11 अक्टूबर को होने वाली है हुबली जोन वालों का, तो उनके लिए ये विशेष वीडियो है ताकि कुछ टॉपिक जो कॉमन कर रखे हैं एग्जामिनर, अगर वहाँ से प्रश्न आती है और आएंगे ही तो आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को, जैसा मैंने बताया था कि एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो लेकर आ गए हैं। साथ ही साथ मैं आज आप लोगों से पोल के माध्यम से एक सर्वे करूंगा कि आप लोग आने वाले समय में किस एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, जिसमें सबसे अधिक वोटिंग होगी मैं उनका कंटेंट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो ये आपका आर्टिकल 280 के थ्रू किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने साल के लिए की जाती है? तो 5 सालों के लिए। इसके अलावा वित्त आयोग के जो वर्तमान में चल रहे हैं वित्त आयोग कैमा है, तो 15वां है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। बात आपसे अगर पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। आर्टिकल 1 to 3 जो है आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो जो कुछ चुनिंदा आर्टिकल है आपको ध्यान रखना है। 368 जो है संविधान संशोधन से है। ये सब आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है अगर आने वाले शिफ्ट में आप एग्जाम देने वाले हैं तो। एक प्रश्न यहाँ पे अगला है हमारा, किसी तत्व की परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो संयोजकता कितनी होगी, यानी वैलेंसी कितनी होगी, यानी बाह्यतम कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों जो भी बच्चे साइंस से पढ़ रखे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खेला का काम है, लेकिन जो साइंस से नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है वैलेंसी निकालने में। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक 6 है, तो आप कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2 हो गया 6, ऊपर वाले 2 2 4 2 6। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 7 होता तो 2p3 कर लेते, 8 होता तो 2p4 कर लेते, 9 होता तो 2p5 कर लेते और 10 होता तो 2p6 कर लेते। इस प्रकार से ये चलता रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी तत्व की जो यहाँ पे 6 पूछा गया है तो 4 है आंसर। अभी लिखने की कोशिश करते हैं 6 वाले का। 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे देखिए दूसरी कक्षा जो है, दूसरा सेल जो है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा में 2 और 2 4 है, तो इसीलिए इसका आंसर 4 है। अगर मान लीजिए किसी की परमाणु क्रमांक 10 है तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 6 4 10। अब तो आगे जाएगा नहीं, तो बाह्यतम कक्षा में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये किसी अक्रिय गैस के होंगे, आप परियोडिक टेबल में से खोजेंगे ना तो ये इनर्ट गैस होगा जिसके परमाणु क्रमांक 10 होगा। मेरे ख्याल से नियॉन का है। ठीक है, तो नियॉन जो है इनर्ट गैस है, इसीलिए इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो किसी भी तत्व से मतलब प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए ये इनर्ट है। चलते हैं आगे। अब इनर्ट गैस आ ही गया है तो आप ध्यान रखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस है उसे वर्ग 18 में रखा गया है और वर्ग 17 में जो है हैलोजन को रखा गया है। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। इनर्ट गैस हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियॉन, ये सब है। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो मूत्रवाहिनी और किडनी, ये दोनों उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन में दिखेगा तो राइट आंसर करके आना है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, यहीं से मैंने इसे रखा हुआ है। एक प्रश्न यहाँ पे मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, क्योंकि जो है लास्ट शिफ्ट है, अंत भला तो सब भला। हो सकता है कि न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दे दे, तो न्यूमेरिकल की सभी चर्चा मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 10-10 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट के विभवांतर हैं, तो धारा का मान, तो ओम का नियम होता है आपका V बराबर IR, इससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समानांतर क्रम की क्या सूत्र है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, क्योंकि 3 गो है तो 1/R3, 5 गो होता तो 5 बार लिखते। इससे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/R का वैल्यू जो है 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 होगा। तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम 10 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा, तो R का वैल्यू 10/3 हो जाएगा। 3/10 हुआ ना जी, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R का वैल्यू है ना, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा आपका R का वैल्यू। ठीक है, तो V बराबर IR होता है, तो V का वैल्यू आपका 6 है, R का वैल्यू 10/3 है और I का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। निकाल लीजिएगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई के 6, 3 तिहाई 9/5 आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। हाँ,
अगर यही श्रेणी क्रम में होता तब क्या करते, तो 3 गो है ना, तो 10 + 10 + 10, तो मतलब 30 ओम जो है हमारा फाइनल प्रतिरोध होता अगर श्रेणी क्रम में होता। यहीं पे आपका जो है क्षमता पूछा जाता है तो 1/f मीटर होता है, ठीक है। और एक f मतलब फोकस दूरी के रिलेशन में वक्रता त्रिज्या दे देता है तो f बराबर r/2 होता है, ठीक है, जहां r वक्रता त्रिज्या है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, फाइनल दिन के लिए अच्छे से कमर कस के जाना है। एक प्रश्न यहाँ पे 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों शास्त्रीय भाषा काफ़ी ट्रेंड में रहा, यहीं पे मैं चर्च करूंगा शास्त्रीय भाषा का फिर से, लेकिन शास्त्रीय नृत्य अभी तक नहीं पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे अच्छे एग्जाम में छप जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है। जो शास्त्रीय नृत्य है आपका वर्तमान में ये 8 गो है। कौन कौन है, भरतनाट्यम है, कथक है उत्तर भारत का, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुर का है, सत्रिया असम का है। ये सब आपका जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। मोहिनीअट्टम भी है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। अब आते हैं शास्त्रीय भाषा के ऊपर। तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है, जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओडिसी है। इसके अलावा सबसे पहले जो है आपको तमिल को 2004 में दर्जा दिया गया, संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया और ओडिसी को 2014 में दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का। सतरिया नृत्य सबसे नई शास्त्रीय नृत्य है, उसी प्रकार ओडिसी भाषा जो है सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय भाषा है। ओडिसी भाषा यहाँ पे लिखा भी है ये चीज। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय जो है आपका मैसूर कर्नाटक में है। भरत मुनि को भारत में नृत्य का जनक कहा जाता है, इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक किताब भी लिखा है। एक प्रश्न यहाँ पे है, सुमित अंतिल को पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया, पूछा जा सकता है। तो ये खेल के क्षेत्र में, ये पैरा भाला फेंक से संबंधित है आपका सुमित अंतिल। पिछले दिन आपसे पूछा गया था जो सौरभ घोषाल है उसको जो है किस खेल में मिला था ब्रॉन्ज, तो सौरभ घोषाल को जो है आपका स्क्वैश में जो है ब्रॉन्ज मिला था। एक प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, इस्माइल योजना का संबंध किससे है। इस्माइल योजना मातृत्व योजना पूछा गया था। तो मातृत्व योजना जो है ये आपका जच्चा और बच्चा के लिए 6,000 रुपये की राशि दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये है आपका मातृत्व योजना। उसके बाद एक आपका पूछा गया था रूफटॉप योजना। तो रूफटॉप योजना जो है ये आपका सोलर लाइट से संबंधित है। इसी प्रकार इस्माइल योजना जो है ये आपका ट्रांसजेंडर समाज से संबंधित है। ट्रांसजेंडर समाज आप समझ रहे हैं, है ना। ट्रांसजेंडर महिला जिसे पहली बार पद्मश्री दिया गया ये आपका मंजमा जोगत्ती है। ये आपका एसएससी फेज 10 में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न आपसे अगर पूछे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1956 से 1961। पंचवर्षीय योजना पे एक होल वीडियो दे दिया हूँ दोस्तों। ग्रुप डी समाप्त हो रही है, एग्जाम समाप्त नहीं हो रही है, एग्जाम और भी आएंगे और आपको ग्रुप डी पे ही नहीं रुकना है, आपको काफ़ी हाइट तक जाना है। तो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, जब तक आपका एज है तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आपको हर चीज़ की सुख प्राप्ति होगी, यश सम्मान धन सब चीज़, ठीक है। तो आप जो है इसमें लगे रहें, ये अपना जो है इसका फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल के रखिए जॉब लगने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे 1956 से 1961 आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होती है। पीसी महान लोबिस मॉडल पे आधारित होती है। भारी उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। इसी पंचवर्षीय योजना में आपको दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई ये 3 जो है बड़े बड़े उद्योग लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डेमर मॉडल पर आधारित था। कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1951 से 1956 हो जाएगा। योजना अवकाश का काल अगर आपसे पूछा जाता है तो 1966 से 1969 ये योजना अवकाश का काल है, इसमें कोई भी योजना नहीं बनाई गई, ठीक है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से क्या रोग होती है, तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। रिकेट्स एक हड्डी की बीमारी है जिसमें हड्डी जो है वक्राकार जो है रूप ले लेता है और सूर्य की प्रकाश जो है आपका विटामिन डी का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत है। इसके अलावा विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है।
इसके कमी से आँख की बीमारी होती है, चाहे तो रतौनी हो, ट्रेकोमा हो, ग्लूकोमा हो, जो भी हो, मोतियाबिंद हो, ये सभी आँख की बीमारी जो होती है विटामिन ए के कमी के कारण होती है। विटामिन बी1 को हम थायमीन कहते हैं, इसके कमी के कारण जो है बेरी बेरी नामक रोग होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसके कमी के कारण जो है आपका स्कर्वी रोग हो जाता है, बालों आदि का झरना हो जाता है और त्वचा संबंधी रोग होता है। और ये जो सिट्रस फल होते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं, सभी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जिसमें आंवला जो है सर्वोपरि है। विटामिन ई को जो है टेकोफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। एक प्रश्न यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है? तो पोलोनियम है। और पोलोनियम एकमात्र ऐसा उपधातु है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी की एकमात्र ऐसा तत्व कहिए जिसके पास सबसे अधिक समस्थानिक है, 27 समस्थानिक है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले हैं, प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडलीव है। तो मैं यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट करता चलूंगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। प्राचीन वाली जो आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त तो थे, लेकिन 9 वर्ग था। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, प्राचीन आवर्त सारणी जो आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। इसके अलावा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है आपका कावेरी नदी को। और सिर्फ दक्षिणी गंगा रहेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा। यहाँ पे 4 बार में लिखा गया है दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। ठीक है, बीच में की आ गया है, और खाली दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नदी की उद्गम से ले लिया हूँ। तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक से कावेरी निकलती है, कृष्णा तथा कोयना महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी नदी त्रिमुकेश्वर महाराष्ट्र नासिक से निकलती है। इसके अलावा नर्मदा और सोन नदी जो है ये आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना है। नर्मदा नदी को एमपी का जीवन रेखा कहा जाता है और ये आपका अरब सागर में गिरती है और पश्चिम दिशा में बहती है। तो इतनी बात आपको नर्मदा नदी के बारे में जरूर याद रखना है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये तीनों ही नदियां तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जो आपका अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो आपका जो है गंगा कहलाती है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान जरूर रखेंगे। एक प्रश्न आप यहाँ पे देख लीजिए, संविधान में के मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये तो कॉमन ही कर लिया है, तो यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर आएगी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, जो वर्तमान में 11 हैं। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। दोस्तों, उस दिन पूछा गया था कि जब स्वर्ण सिंह समिति लाई गई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, ये 1976 की घटना है। और 1976 में कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। आपको 1975 का देश का आपातकाल जरूर याद होगा, जो आंतरिक मामले के आधार पर प्रथम बार देश में आपातकाल लगा था 1975 में। ध्यान रखिए, आपातकाल में 1961 डाल देता है और बच्चे 1961 मार के आ जाते हैं, लेकिन आंतरिक मामले की गड़बड़ी के आधार पर अगर पूछे तो आपको 1975 आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा इसे अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। तो पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 6 गो मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में वर्णित है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब किसी न किसी रूप में, जैसा आजकल आप ग्राम पंचायत सुनते हैं, सेम समझिए। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे स्थानीय स्वशासन क्या होता है। भारत में जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय चालू हुआ था। लगातार 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 से चालू हुआ था। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। लास्ट जनगणना 2011 में और 2021 में भी हुई है, लेकिन डाटा अभी
फिगर आउट नहीं हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा हेतु दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से क्वेश्चन आपको पिछले शिफ्ट में भी आ चुका है कि 363 महिला के साथ अपनी प्राण की आहुति चढ़ाने वाली महिला जो पर्यावरण की संरक्षण हेतु अपनी प्राण को समर्पित कर दिया, ये आपका अमृता देवी बिश्नोई है, जो राजस्थान की महिला है और ये खेजड़ी के वृक्ष को जो है कटने से बचाने हेतु अपनी प्राण तक को बलिदान में दे दिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार भी अमृता देवी के नाम पे जो है पुरस्कार देती है। और चिपको आंदोलन इसका जो है हेड आंदोलन जो है, इसके पिता कह सकते हैं। मतलब इस आंदोलन सबका जो भी पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी तो चिपको आंदोलन सबसे टॉप पे रहेगा। तो उसके जो पुरुष नेता थे ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये उत्तराखंड में होती है। और महिला नेता आपका जो है चिपको आंदोलन से संबंधित गौरा देवी थी। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार का एक एपिको आंदोलन है जो कर्नाटक में हुआ था, ये भी वन्यजीव मतलब पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है। यहाँ पे एक प्रश्न मैंने रखा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बनता है, लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सिंघवी समिति, बीजी खरे समिति, राव समिति, ये सभी जो है आपका, सादिक अली समिति भी है एक, तो ये सभी जो है पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा 24 अप्रैल को पंचायती राष्ट्र के दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायत व्यवस्था को 11वीं अनुसूची तथा 9वीं भाग में रखी गई है ना, 11वीं अनुसूची तो 9वीं भाग में रखी गई है। और 12वीं अनुसूची में आपका नगर निगम है, तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे, नगर निगम है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो है अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 जो है, जो भी ब्रांचेस है 243 का, तो एक मोटे मोटे तौर पे आपको अंदाजा आएगा कि ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ये बात अलग है कि जो भी 243 का अलग अलग भाई बहन है आपको अलग से देख लेना है, क्योंकि इसका जो है पार्ट पूछा जा रहा है कि 243 आई किससे संबंधित है, ओ किससे संबंधित है, पी किससे संबंधित है। तो एक बार लुक मार लीजिएगा, आपको मिल जाएगा किसी भी अच्छे किताब में। एक प्रश्न यहाँ पे, इनमें से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, डाइटम, ये सब ऑप्शन में रह सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीवित प्राणी है ना, जो बैक्टीरिया इससे समूह से नहीं है। इसके अलावा इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। भाई दोस्त जो जंतु कोशिका है और जो पादप कोशिका है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न मतलब अंतर क्या है? जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने जगत में बांटा? तो 5 जगत में बांटा। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, प्लांट, एनिमेलिया। तो ये बात याद रखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में छपते हैं यहाँ से क्वेश्चन। आनुवांशिकता का पिता जो है ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, चेचक के टीका के आविष्कारक एडवर्ड जेनर है। मुझे जो भी लगा कि भाई आ सकती है मैंने रखा है। हाँ, विविध लुसेंट का जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको 2 नंबर मिलेंगे, जैसे पिछले कुछ शिफ्ट से जो एग्जाम में देखने को मिला है। चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। विषाणु की खोज इवान बस्की, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। सबसे बड़ा फूल रफलेसिया है, सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे है कि कोक बरोक भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका त्रिपुरा है। लाय हरोबा त्रिपुरा का त्योहार है। इसके अलावा जो कोंकणी भाषा है ये आपका गोवा से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है, वर्ष 2022 का महिला हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किए गए? तो आपका स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किए गए हैं 2022 का हॉकी टूर्नामेंट महिला वाला। और जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल वाला, ये आपका कतर में हुआ 2022 में, जहां से भारत को रस्टिकेट कर दिया गया, आप जैसे कि जानते हैं। 2023 में पुरुष हॉकी का मेजबानी भारत और उड़ीसा करेगा। और 2023 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप है 50 ओवर वाला, ये भी भारत में ही होगा। तो दोनों बात यहाँ से ध्यान रखेंगे, करंट सेक्शन से क्वेश्चन लगेगी। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे है, यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता क्या होगा? ये आप बना लीजिएगा, मैंने अभी बताया था, P बराबर 1/f मीटर होता है। कर्नाटक में सर्वाधिक पाए जाने वाली लोहा कौन सा है? तो हेमाटाइट होता है, सबसे अधिक पाए जाने वाली लोहा कर्नाटक में। कद्रमुख लोह खान कर्नाटक में ही है। लोहा का प्रमुख अयस्क आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट इत्यादि होते हैं। और हेमाटाइट अयस्क से ही लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। चारों वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है।
चार वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद को जादू टोने वाला वेद कहा जाता है और सबसे बाद वाला वेद है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है या होता कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, पीसीएस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, इनमें से कौन सा सहकारी बैंक है? तो देश में कुल 12 ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। इसके अलावा जो भी बैंक है आपका सहकारी बैंक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक आपको जरूर याद होनी चाहिए और यही 12 याद कर लेने के बाद एक टॉपिक ही आपका समाप्त हो जाता है बैंक से रिलेटेड, और एक आरबीआई देख लेने के बाद, ठीक है। तो सबसे बड़ी स्टेट बैंक है और दूसरा स्थान पंजाब नेशनल बैंक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में इसरो की स्थापना भी होती है। 1969 में चांद पे जो नील आर्मस्ट्रांग गया था, ये भी होती है। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पीएनबी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये सब जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। इसके अलावा जो छोटे छोटे बैंक है, जैसे कर्नाटक बैंक है, सारस्वत बैंक है ना, इसके बाद क्या बोल सकते हैं इसको, इंडसइंड बैंक है, ये सब जो है आपका सहकारी बैंक है, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और है कि आईपीएल 15 संस्करण कब आयोजित किए गए? तो 2022 में आईपीएल 15 जो है 15वां संस्करण 2022 में हुआ है। टोटल 10 टीम ने भाग लिया है। स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था। लखनऊ सुपर जॉइंट और गुजरात टाइटंस दो नए टीम थे। आईपीएल से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो यहाँ से जरूर ठीक से देख लीजिएगा। ये सीट आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा यहाँ पे, क्या टेलीग्राम पे। विजेता गुजरात टाइटंस रहे, विजेता राजस्थान रॉयल रहे। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल और ऑरेंज कैप जो है जॉस बटलर को दिया गया। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बिरटू के पास है। उसके बाद सबसे अधिक विकेट लेने डेविन ब्रावो और सबसे अधिक छक्का जो है क्रिस गेल ने लगाया है। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में कहां पर आंदोलन किया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो गुजरात में केवड़िया में स्थित है और केवड़िया का नाम बदल के अब जो है एकता नगर कर दिया गया। अब एकता नगर से याद आया, जो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये आपका हैदराबाद में जो बनाया गया है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में और भी प्रश्न है क्या? नहीं प्रश्न है। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न मेरे को लगा कि भाई ये रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने पीडीएफ पहले ही दे दिया है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम है, ये आपको जरूर देख के जाना है, जिसमें अंगूठा का तो फिक्स है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा जो तर्जनी और मध्यमा बचता है, उसका जो आप देख लीजिएगा कि क्या इंगित करता है दाएं हाथ और बाएं हाथ में। इसके अलावा जो टॉपिक है आपका आरबीआई है, आरबीआई का मैंने सीट पहले ही टेलीग्राम पे दे दिया, वहां से देख लीजिएगा कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋणदाता बैंक है। मौद्रिक नीति बनाना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, सीआरआर तय करना, सीएलआर तय करना, सभी आरबीआई के काम है। 1 रुपये की नोट छोड़ के अन्य सभी नोटों पे आरबीआई के जो है गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 49 में होती है, मुख्यालय मुंबई में है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे कल एक होल हुबली जून में जितने भी मैथ पूछे गए सभी मैथ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।